पिछले सीजन में हमने देखा कि ओलाफ के हाथों लिव की गर्लफ्रेंड शहीद हो गई थी। इससे पहले कि वो ओलाफ से बदला लेता, राजा फोकबियर्ड डेनमार्क की सेना लेकर कैटेगट पर धावा बोल दिए। लिव, फ्रेडिस और हैरल्ड को कैटेगट छोड़कर भागना पड़ा। वही ओलाफ को बंदी बना लिया गया था। उसे फांसी पर चढ़ाने की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। रानी एल्फगिफू को भी लंदन के राजमहल से निष्कासित कर कैटेगट भेज दिया गया। उनके करतूत की वजह से फोकबियर्ड ने उन्हें डेनमार्क की गद्दी से भी हटा दिया। अब सजा के तौर पर वो यही नॉर्वे की रानी बनकर कैटेगट में रहेंगी। यहीं पर हम लिव को भी देखते हैं, जो ओलाफ की फांसी देखने आया था, मगर ओलाफ को फांसी पर चढ़ाने के बजाय जेल में डाल दिया गया। इसके पीछे फोकबियर्ड की अपनी रणनीति थी। दरअसल वो चाहते थे कि उनका पोता स्वेन नॉर्वे का अगला राजा बने। ये सुन ओलाफ हंसने लगा। उसका मानना था कि वो बच्चा नॉर्वे की गद्दी पर एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। यॉल्स उसे कच्चा चबा जाएंगे। फोकबियर्ड ये पहले से ही जानते थे, इसीलिए वो ओलाफ के बेटे मैग्नस को पहले से ही उठवा लिए थे। उनके बीच समझौता हुआ कि ओलाफ स्वेन को एक तगड़ा वाइकिंग राजा बनाएगा। बदले में उसके बेटे मैग्नस की परवरिश राजघराने में होगी। अगर बाई चांस स्वेन का बाल भी बाका हुआ तो मैग्नस भी नहीं बचेगा। बेटे की खातिर ओलाफ स्वेन का अंगरक्षक बना और स्वेन नॉर्वे का अगला राजा। इस बात से कैटेगट वासियों में खलबली मच गई। इसी मजमे में ओलाफ ने अपने सौतेले भाई हैरल्ड के सर पर इनाम रखा। जो भी उसका कटा हुआ सर लाकर देगा, उसे सोने के सिक्कों से भरे 3 बक्से दिए जाएंगे। दरअसल ओलाफ को अंदाजा लग चुका था कि हैरल्ड उसके पीठ पीछे नॉर्वे की सत्ता हथियाने की कोशिश जरूर करेगा। यह सब कुछ सेटल कर फोकबियर्ड ओलाफ के बेटे को लेकर लंदन निकल गए। दूसरी ओर हमें हैरल्ड और फ्रेडिस को दिखाया जाता है, जो कैटेगट की जंग हारने के बाद जंगल में शरण लिए थे। हैरल्ड का घाव अब पूरी तरह से भर चुका है। वो फ्रेडिस को याद दिलाया कि राजा कनूट उसे नॉर्वे का सिंहासन देने का वचन दिए है। कैटेगट जाकर उसे फोकबियर्ड से इस पर चर्चा करना जरूरी है। जिसके बाद दोनों कैटेगट की ओर निकल पड़े। रास्ते में एक पेगन महिला और उसकी लड़की मिली। इनका भी घर कैटेगट की जंग में तबाह हो गया था। ये ईसाइयों से छिपकर समंदर के रास्ते किसी योम्सबर्ग नामी जगह पर जा रहे थे। उनका कहना था कि वहां पुराने देवताओं को मानने वाले लोग रहते हैं, जो पेगन्स को शरण दे रहे हैं। यहीं पर एक शख्स ने हैरल्ड और फ्रेडिस को पहचान लिया और उनके सर पर रखा इनाम पाने के लालच में कैटेगट पहुंचा और ओलाफ के आदमियों को हैरल्ड और फ्रेडिस का लोकेशन बता दिया। पर किस्मत से लिव भी उनकी बातें सुन रहा था। अगली सुबह ओलाफ के सैनिक एक टुकड़ी लेकर उन्हें मारने निकले। ओलाफ भी खबर मिलते ही एक सैन्य टुकड़ी लेकर निकल पड़ा। वही लिव भी ओलाफ के सिपाहियों का ही पीछा कर रहा था। सही मौका देख वो एक एक को निपटा दिया। यहीं पर उसकी मुलाकात हैरल्ड और फ्रेडिस से हुआ, जिसके बाद लिव ने बताया कि जो गद्दी कनूट ने हैरल्ड को देने का वचन दिया था, उस पर अब खुद कनूट का बेटा स्वेन विराजमान हो चुका है। फोकबियर्ड ने ओलाफ को उसका अंगरक्षक बनाया है। ये सुन हैरल्ड कैटेगट जाने के लिए और उतावला हो उठा। तब लिव बताया कि अब उसके लिए वहां कुछ नहीं बचा। ओलाफ ने उनको मरवाने के लिए इनाम की घोषणा की है। इतने में एक अनजान आदमी जो लिव का कैटेगट से ही पीछा कर रहा था, वो आकर इनसे मिला। उसके हाथ पर कल्ट का निशान देख फ्रेडिस समझ गई कि ये पुराने देवताओं को मानने वाला है। इस आदमी का नाम होता है योरेंडर, जो कि फ्रेडिस को योम्सबर्ग ले जाने के लिए आया था। दरअसल फ्रेडिस ही पेगन धर्म के आस्था की आखिरी रक्षक थी। इसीलिए वो चाहते थे कि फ्रेडिस उनके आखिरी बचे उपसाला की रक्षक बने। फ्रेडिस का भी तो यही लक्ष्य था कि वो पेगन धर्म को मिटने से बचाए। इसलिए वो जोरुंडर के साथ योम्सबर्ग जाने के लिए मान गई। उधर ओलाफ भी इनके पीछे ही पड़ा था। वो उनके पैरों के निशान का पीछा करते हुए समंदर किनारे पहुंचा, जहां से ये सभी पेगन योम्सबर्ग जाने के लिए जोरुंडर के नाव लाने का इंतजार कर रहे थे। यहीं पर फ्रेडिस ने अपने भाई लिव को बताया कि वो हैरल्ड के बच्चे की मां बनने वाली है। उसने ये बात हैरल्ड से छुपाई है ताकि वो अपने लक्ष्य से भटके ना। तभी ओलाफ के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए और इनके पूरे झुंड को तीनों ओर से घेर लिए। इतने में जोरुंडर का जहाज उन पर गोला बरसाना शुरू किया। मौका देख ये सभी के सभी ओलाफ के सामने से बच निकले। वही हैरल्ड के कुछ अलग ही प्लान्स थे। वो योम्सबर्ग जाकर किसी कायर की तरह अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहता था। यहाँ से वो रशिया जाएगा और वहां से अपने चाचा यारोस्लाव की मदद लेकर नॉर्वे पर हमला कर अपना हक हासिल करेगा। इस मुहिम में लिव भी उसके साथ था, क्योंकि वो भी ओलाफ को मारकर अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला पूरा करना चाहता था। फ्रेडिस योम्सबर्ग निकल गई, जबकि ये दोनों रूस की ओर चल दिए। दूसरी तरफ राजा कनूट और फोकबियर्ड की अनुपस्थिति में इंग्लैंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी गोडविन के कंधों पर थी।
उसने शराब के भट्टियों पर उड़ती उड़ती खबर सुनी कि कोई रानी का कत्ल करवाना चाहता है, इसलिए तुरंत राजमहल में पहरा बढ़ा दिया गया। वही गोडविन इन दिनों रानी के एक सबसे करीबी नौकरानी से प्यार कर बैठे थे। दरबार में कोई भी उनके इस रिश्ते से वाकिफ नहीं था, पर यह बात गोडविन खत के माध्यम से राजा कनूट को पहले ही बता चुके थे कि वो एल्फविन से शादी करना चाहते हैं। अब अगली सुबह एक बहरूपिया पूजा घर में रानी को मारने पहुंचा। उसने चुपके से प्रसाद में जहर मिलाया। गोडविन उस बहरूपिये के बॉडी लैंग्वेज से ही भांप लिए कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। इससे पहले कि रानी प्रसाद खाती, गोडविन उन्हें रोक लिए। अगले ही पल वो बहरूपिया दुम दबाकर भाग निकला और एक दुकान में जाकर भेस बदल लिया, मगर फिर भी गोडविन के पैनी निगाहों से बच नहीं सका। उसे जेल में डालकर उसके सारे नाखून नोच लिए गए। इतना टॉर्चर किया गया कि उसकी 7 पुश्ते भी राजमहल में घुसने से पहले कांप उठे। गोडविन का उससे एक ही सवाल था कि रानी को मारने के लिए उसे किसने भेजा है। आखिर में गरम सरियां उसके आंख में घुसेड़ दिया गया। तब जाकर उसने मुंह खोला कि सुपारी देने वाला शराब खाने पर सोने की असरफिया देकर चला गया था। शायद उसका नाम बैर है, मुझे नहीं पता कि वो कौन है। जब गोडविन पूछताछ करके लौट गए तो उसी रात किसी ने पहरेदारों और उस बहरूपिये का गला काट दिया। महल में गहमा गहमी बढ़ गई, क्योंकि कोई राजमहल के अंदर का ही है जो ये सब कांड करवा रहा है। रानी अंदर ही अंदर गोडविन पर शक करने लगी थी, मगर उनके दिमाग में ये भी चल रहा था कि गोडविन ने ही तो उन्हें बचाया था। अब अगले दिन गोडविन उस बहरूपिये की लाश को चौराहे पर टंगवा दिए ताकि फिर से कोई ऐसी हरकत करने की जुर्रत न करे। उसी टाइम राजा फॉकबियर्ड की पोती गीथा और गोडविन की गर्लफ्रेंड एल्फविन, जो कि रानी की एक साथ देखभाल करते करते अच्छी दोस्त बन चुकी थी, वो कहीं से घूमकर किले लौट रही थी। एल्फविन की नजर जैसे ही बहरूपिये पर पड़ी वो रोने लगी। ये देख रानी समझ गई कि जरूर उन दोनों के बीच कुछ गहरा रिश्ता होगा। अगले पल उस बहरूपिये का सर एल्फविन के टेबल पर रखा था। रानी को उस बहरूपिये के बारे में सब कुछ जानना था। एल्फविन ने बताया कि ये उसका चचेरा भाई है। वो रानी को क्यों मारना चाहता है इसके बारे में उसे कुछ पता नहीं। वो तो 3 साल बाद उसे देख रही है। साथ ही साथ उसने रानी से रिक्वेस्ट किया कि वो गोडविन को न बताए कि ये बहरूपिया उसका भाई है, वरना गोडविन अपने रानी पर हमला करने वाले परिवार से ताल्लुक नहीं रखेंगे और उसका घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। वो गोडविन से बहुत प्यार करती है। इतना सुनने के बाद तो रानी का शक गोडविन पर और गहरा हो गया, क्योंकि गोडविन जैसा ज़हीन आदमी जो वेसेक्स राज्य का जमींदार है, वो एक मामूली दासी के प्रेम में क्यों पड़ेगा। और वही दासी जो रानी के सबसे करीब है, वो तुरंत गोडविन से मिली और कहने लगी कि तुमने मेरे पल पल की खबर लेने के लिए मेरे दासी एल्फविन को प्रेम जाल में फंसाया। वो तुम्हें क्या क्या जानकारियां देती थी, अब वो जेल जाने के बाद उगलेगी। गोडविन ने रिक्वेस्ट किया कि बेशक रानी और उनके बीच मतभेद रहे हैं, पर इन सब में एल्फविन का दूर दूर तक कोई हाथ नहीं। वो दोनों शादी करने वाले हैं। राजा कनूट ये बात जानते हैं, फिर भी रानी कहा उसकी बातों पर भरोसा करने वाली थी। इसलिए गोडविन तुरंत एल्फविन के पास पहुंचा और समझाने लगा कि रानी उसे जेल में ले जाकर कुछ सवाल पूछने वाली है। वो चाहे जो भी पूछे तुम बता देना कि इसके पीछे मैं हूं, वरना वो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ने से भी पीछे नहीं हटेगी। बाद में मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगले ही पल एंगनर एल्फविन को जेल ले जाने के लिए आया। एल्फविन को ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा था कि वो जो भी जानती है रानी को सच सच बता देगी और बस मामला खत्म हो जाएगा। पर जेल में टार्चर करने वाले औजारों को देख उसके होश उड़ गए। अगले ही पल पादरी ने उसकी आत्मा की शांति के लिए मंत्र पढ़ा। भाई साहब, वो थर थर कांपने लगी। रानी का पहला सवाल था, गोडविन ने उसे बैर के बारे में क्या बताया है। अब बैर वही आदमी था जिसका नाम आंख में सरिया घुसेड़ते वक्त एल्फविन के चचेरे भाई यानी उस बहरूपिये ने लिया था, मगर उसके तुरंत बाद ही किसी ने उसकी हत्या कर दी थी और वो राज ही रह गया था। एल्फविन ने बताया कि वो किसी बैर नामी आदमी को नहीं जानती और ना ही कभी गोडविन ने बैर के बारे में उससे जिक्र किया है। अगले पल एंगनर एल्फविन की उंगलियों को तोड़ना शुरू किया, फिर हथौड़े से उसके पैर को तोड़ दिया गया। उसे लाख यातनाएं दी गई, फिर भी हर बार उसका एक ही जवाब होता। रानी ने उसे इतना टॉर्चर किया कि एल्फविन वहीं पर मर गई। ये बात पता चलते ही गोडविन गुस्से में तिल मिलाकर रानी के दरबार पहुंचा और उन पर अपनी होने वाली निर्दोष पत्नी की हत्या का आरोप लगाने लगा। उसका ये भी कहना था कि इस हत्या के लिए एक बार को ईश्वर उसे माफ कर सकते हैं, पर वो कभी नहीं करेगा। मतलब साफ था, जब भी मौका मिला वो रानी से इसका बदला जरूर लेगा। दूसरी तरफ हमें हैरल्ड और लिफ को दिखाया जाता है, जो अब रूस के एक राज्य नवगरोड पहुंच चुके हैं। दरअसल हैरल्ड के चाचा यारोस्लाव नवगरोड राज्य के किंग है। उनके दरबान हैरल्ड को उनसे मिलने से रोकने लगे तो वो रिंग में लड़ रहे दोनों योद्धाओं को धो डाला। यारोस्लाव अपने भतीजे को देखते ही पहचान गए, जिसके बाद डिनर करते वक्त हैरल्ड अपनी सारी परेशानी अपने चाचा को सुनाया, पर वो राजा कनूट के खिलाफ अपनी सेना देने से मुकर गए, क्योंकि इनका दक्षिण का व्यापार
17 महीनों से ठप पड़ा था। कॉन्स्टेंटिनोपल जाने वाले रास्ते पर एक निपर नदी है, जहाँ के बंजारे यात निर्यात करने वाले जहाजों को लूट लेते थे। अगर ये राजा कनूट और उसके सनकी बाप से दुश्मनी मोल लिए तो इनका इंग्लैंड से भी व्यापार बंद हो जाएगा और इनकी प्रजा भूख से मर जाएगी। इसलिए हैरल्ड के चाचा उसकी मदद नहीं कर सकते थे। तब हैरल्ड अपनी खुद की आर्मी खड़ी करने के बारे में सोचने लगा, पर इसके लिए उसे बहुत पैसों की जरूरत थी। पैसों के लिए वो अगले दिन एक फाइट में हिस्सा लेने पहुंचा, जहां पर उसने 100 सिक्कों के लिए एक साथ 2 योद्धाओं से लड़ने का चैलेंज किया। जैसे ही घंटी बजी वो उन पर टूट पड़ा। यहीं पर छूड़ राज्य के जमींदार बिटोमीर भी फाइट देखने आए हुए थे। हैरल्ड कुछ देर में ही उन दोनों योद्धाओं को पीटकर घुटनों पे ले आया। वो फाइट जीतने ही वाला था, मगर उन दोनों योद्धाओं के बॉस बैटू ने चिटिंग किया और अपने तीसरे योद्धा को रिंग में उतारा। ये देख लिफ भी रिंग में कूद पड़ा और उस योद्धा का गला घोंटकर मार डाला। ये फाइट जीत गए, लेकिन अगले ही पल सब वहां से भाग खड़े हुए। अफसोस, जीतने के बाद भी हैरल्ड को एक पैसा नहीं मिला। बिटोमीर हैरल्ड के लड़ने की कला से काफी प्रभावित थे। उन्होंने हैरल्ड को पैसे कमाने का एक सुनहरा अवसर दिया। उनका एक कीमती सामान कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचाना था। उस रास्ते पेसेनिक्स व्यापारियों को लूट लेते थे, जैसा कि उसके चाचा ने बताया था। यहाँ तक कि वो व्यापारियों को भी वापस नहीं जाने देते थे। व्यापारियों को मारकर उनकी खोपड़ी लौटे की तरह इस्तेमाल करने के लिए निकाल लेते थे। इस सफर पर खतरा तो बहुत था, इसलिए हैरल्ड इस काम के लिए 2000 सिक्कों का डिमांड किया। बिटोमीर तुरंत राजी हो गए। दूसरी ओर हमें जोरुंडर के जहाज को दिखाया जाता है, जो फ्रेडिस को लेकर योम्सबर्ग पहुंच चुका था। योम्सबर्ग पूरी तरह से पहाड़ों के अंदर था। सामने से कोई आक्रमणकारी अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि यहाँ कोई फलता फूलता साम्राज्य भी हो सकता है। यही कारण था कि योम्सबर्ग आज भी ईसाइयों की नजरों से बचा हुआ है। वहां पहुंचते ही योम्सबर्ग के शासक हैरिकर और जोरुंडर की मां गुडरिड ने फ्रेडिस का भव्य स्वागत किया। उसे अपने मंदिर का पुजारण बनाया। यहीं पर हमें पता चला कि हैरिकर जोरुंडर का चाचा है और दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन फ्रेडिस ने नोटिस किया कि जोरुंडर नॉर्थ जाकर जितने भी लोगों को यहाँ लाता, उनके हथियार जब्त कर लिए जाते और उन्हें अलग रखा जाता था। फ्रेडिस के पूछने पर जोरुंडर ने बताया कि वो शरणार्थियों के लिए जंगल में शिविर बनाए हैं, जहाँ पर वो काम करते हुए आराम से अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं। शरणार्थी इनके लिए हथियार बनाते हैं, बदले में ये उनको कट्टर ईसाइयों से बचाते हैं। मगर जोरुंडर जैसा बता रहा था वैसा बिल्कुल नहीं था। इनको पता भी नहीं था और ये हैरिकर के गुलाम बन चुके थे। उन शरणार्थियों को रात दिन शराब की भट्टियों पर खटाया जाता, उनसे नाजायज काम करवाए जाते थे और जो भी आनाकानी करते हैरिकर उनका गेम बजा देता था। यानी ये भेड़ के रूप में भेड़िए थे, जो आस्था के नाम पर पेगन्स को बहला फुसला कर यहाँ लाते और उनसे शराब बनवाते थे, जिसे हैरिकर इंग्लैंड के शहरों में ले जाकर बेचता था। ऐसे ही एक हफ्ते पहले हैरिकर शराब लेकर इंग्लैंड गया हुआ था, मगर वापस नहीं लौटा। उसके साथियों का कहना था कि इंग्लैंड से लौटते वक्त वो तूफान में फंसकर हैरिकर के जहाज से बिछड़ गए। इन्होंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। शायद हैरिकर अब नहीं रहा। ये जानते ही उनकी पुजारन फ्रेडिस ने हैरिकर के सुरक्षित लौटने के लिए पूजा रखा। फ्रेडिस को यहाँ आए हुए 4 महीने हो चुके थे और यहाँ आने से पहले उसके पेट में 4 महीने का बच्चा था। यानी उसके बच्चे के जन्म का ये आखिरी मंथ चल रहा है। इसकी परवाह किए बिना वो जोम्सबर्ग के लोगों को उस जगह पर ले गई जहाँ शरणार्थी अपने देवताओं को पूजते थे। हालांकि ये हैरिकर के नियमों के खिलाफ था। योम्सबर्ग के लोगों को शरणार्थियों से मिलना जुलना अलाउ नहीं था, पर जोरुंडर को नियमों की परवाह नहीं थी, क्योंकि वो शरणार्थियों में से एक लड़की के प्यार में पड़ चुका था। उधर हैरिकर भी लौट आया और जब पता चला कि उसके सकुशल लौटने की कामना करने फ्रेडिस यहाँ के लोगों को लेकर शरणार्थियों के मंदिर गई है, तो आग बबूला हो उठा। उसके सैनिक वहां जाकर कोहराम मचा दिए। जोरुंडर को भी पकड़ लिया गया। दरअसल हैरिकर कभी नहीं चाहता था कि ये छोटी जाति के पेगन उनके बराबर ही बैठे उनके लोगों के साथ आराधना करे। देखते ही देखते अनगिनत शरणार्थियों को मार दिया गया। फ्रेडिस चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। उसे भी पकड़कर मंदिर में बंद कर दिया गया, जहां पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। ये बात जैसे ही हैरिकर को पता चली, वो फ्रेडिस से उसके बच्चे को छीन लिया। वो बस बेबस लाचार होकर गिड़गिड़ाती रह गई। हैरिकर का कहना था कि अब ये उसका बेटा है जो आने वाले समय में योम्सबर्ग का राजा बनेगा। सारे योम्सबर्ग के लोग भी अपने उत्तराधिकारी को देख झूम उठे। तभी हैरिकर ने बताया कि बच्चे के जन्म के बाद उनकी पुजारण बीमार पड़ गई है। उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया जाए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। फ्रेडिस तो बिल्कुल स्वस्थ थी। दरअसल हैरिकर फ्रेडिस को साजिश के तहत मारना चाहता था, ताकि उसकी प्रजा अपने पुजारण के मरने पर विद्रोह न करे। इसके बाद हम जोरुंडर को देखते हैं, जिसे उसके चाचा ने अपनी सेना से निकाल दिया था। वो अपनी माँ के कहने पर चाचा से माफी मांगने गया।
हैरिकर ने उसे एक शर्त पर माफी देने का वचन दिया कि उसे बिना किसी को भनक लगे फ्रेडिस को मारना होगा। साबित करना होगा कि वो हैरिकर का वफादार है। जोरुंडर को अपने चाचा की शर्त मंजूर थी। वो फ्रेडिस के खाने में जहर मिलाकर उसके पास पहुंचा और बता दिया कि हैरिकर उसे मारने के लिए भेजा है। खाने में जहर मिला है, इस खाने को मत खाना, सिर्फ मरने का नाटक करना और मैं तुम्हें इस जंजाल से बाहर निकालूंगा। लेकिन फ्रेडिस अपने बेटे को लिए बगैर यहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। इसलिए जोरुंडर ने रिस्क उठाया और दाई को मार डाला। किसी को भनक तक नहीं लगी और फ्रेडिस के बेटे को वापस ले आया। अब रात को जब सभी सो गए तो वो चुपके से मंदिर पहुंचा और दोनों को कंबल में लपेट पहरेदारों से कहा, पुजारन अब नहीं रही, उन्हें अब यहाँ पहरे पर रहने की जरूरत नहीं, और गाड़ी में लेकर उन्हें ठिकाने लगाने निकल पड़ा। मगर उसे कहा पता था कि हैरिकर उसकी जासूसी करवा रहा था। आहट सुनते ही जोरुंडर सतर्क हो गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, हैरिकर के सैनिक उसे चारों तरफ से घेर कर बंदी बना लिए। तब फ्रेडिस गाड़ी से उतरकर छिप चुकी थी। हैरिकर के आदमी मसाल लेकर जंगल में फैल गए, मगर फ्रेडिस का कुछ अता पता नहीं चल सका। अब सुबह हमें एक रत्ना नामी लड़की को दिखाया जाता है जो पूजा के दिन हुए नरसंहार में बच निकली थी। अचानक उसकी नजर फ्रेडिस पर पड़ी जो कब्रिस्तान के रास्ते पर बेहोश पड़ी थी। उधर हैरिकर और उसके आदमी शरणार्थियों के घरों में घुसकर फ्रेडिस को ढूंढ रहे थे। हैरिकर रत्ना के मां से भी पूछताछ कर रहा था। तभी रत्ना भी वहां आ गई और मां को बचाने के लिए बता दी कि उसने फ्रेडिस को कब्रिस्तान में देखा था। ये रत्ना को साथ लेकर कब्रिस्तान पहुंचे, जहां पर फ्रेडिस के कपड़े मिले जिन पर खून लगा हुआ था। वहां पर भेड़ियों के पैरों के निशान भी थे। सबने अनुमान लगा लिया कि भेड़ियों ने फ्रेडिस को खा लिया होगा, मगर रत्ना ने अपनी सूझबूझ से फ्रेडिस को बचा लिया था। हालांकि वो अभी भी ठीक नहीं हुई थी। उसका गर्भनाल अंदर ही छूट गया था। रत्ना की मां ने उसे निकाल तो दिया, लेकिन अब फ्रेडिस दोबारा कभी मां नहीं बन सकेगी। उधर हैरिकर अपने भतीजे को न्यायदाताओं के सामने पेश किया। उसके ऊपर इल्जाम लगा था कि उसने फ्रेडिस का कत्ल किया और उसकी लाश को जंगल में ले जाकर फेंक दिया है। एक लड़की को मंदिर से एक चाकू मिला था जो कि जोरुंडर का था, जिससे जोरुंडर दोषी साबित हो गया। तभी जोरुंडर की मां न्यायदाताओं के पास पहुंची और गिड़गिड़ाने लगी कि ये चाकू फ्रेडिस के डिलीवरी के समय दिया गया था ताकि वो गर्भनाल काट सके। जोरुंडर खूनी नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। जिस पर न्यायदाताओं ने थोड़ी राहत बरती और जोरुंडर को मौत के बजाय हाथ काटकर राज्य से निष्कासित करने का सजा सुनाए। अगले ही पल हैरिकर ने अपने भतीजे का दाहिना हाथ काट उसे योम्सबर्ग से निष्कासित कर दिया। गुडरिड अपने बेटे को तो बचा नहीं सकी, लेकिन अब उसके अंदर बदले की ज्वाला धधक उठी है। देखते ही देखते 2-3 दिन बीत गए। फ्रेडिस टकाटक होकर तलवार उठाई और अपने बेटे को वापस लेने योम्सबर्ग पहुंच गई। उसे जिंदा देख वहां हर कोई हैरान था। फ्रेडिस ने सबके साथ साझा किया कि हैरिकर उसके बेटे को उससे जबरदस्ती छिना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आज वो यहाँ से अपने बेटे को साथ लेकर ही जाएगी। अब हैरिकर का असली चेहरा सबके सामने आ चुका था, फिर भी सब चुप थे। फ्रेडिस ने अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला किया, लेकिन उसके शरीर में इतना ताकत नहीं बचा था कि वो हैरिकर का मुकाबला कर सके। वो फ्रेडिस को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, गुडरिड ने उसका बहिष्कार कर दिया। अगले ही पल जोम्सबर्ग के सभी लोग एकजुट होकर पथराव करने लगे। इस तरह गुडरिड ने हैरिकर को मारकर अपने बेटे का बदला पूरा किया, जिसके बाद फ्रेडिस को यहाँ के लोगों ने अपना रक्षक मान लिया। यहाँ जितने शरणार्थी थे उनके लिए भी योम्सबर्ग का दरवाजा खोल दिया गया। दूसरी तरफ हमें जोरुंडर को दिखाया जाता है जो समंदर में भटकते हुए ओलाफ को मिला। उसके कटे हुए हाथ और योम्स वाइकिंग का निशान देख ओलाफ समझ गया कि ये आदमी उनके काम का है। ये उनको योम्सबर्ग पहुंचा सकता है, जहां पर ओलाफ के मुताबिक फ्रेडिस और हैरल्ड कटेगाट पर हमला करने के लिए पेगन्स की सेना खड़ी कर रहे हैं। जोरुंडर ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हैरल्ड और लिफ एरिक्सन तो रशिया की तरफ निकल गए थे। फ्रेडिस अपने लोगों के साथ रहना चाहती थी, इसलिए योम्सबर्ग गई, जहां पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे योम्सबर्ग के राजा हैरिकर ने छीन लिया। जोरुंडर फ्रेडिस और उसके बेटे को बचाना चाहता था, इसलिए उसका ये हाल हुआ। सारा गुड़ा गणित लगाने के बाद ओलाफ ने जोरुंडर को योम्सबर्ग का राजा बनाने का लालच दिया। बदले में उसे सिर्फ हैरिकर का सिर चाहिए था। अब हैरिकर से ओलाफ की कोई पुरानी दुश्मनी थी, जिसके चलते वो हैरिकर को मारना चाहता था। मगर ये कहानी वो जोरुंडर को सिर्फ फुसलाने के लिए सुना रहा था। असल में वो तो फ्रेडिस को मारने योम्सबर्ग जाना चाहता था, ताकि फ्रेडिस से अपने अंगरक्षक गुनर की मौत का बदला ले सके। जोरुंडर ओलाफ के बहकावे में आकर इनके साथ योम्सबर्ग की ओर निकल पड़ा। दूसरी ओर हैरल्ड अपनी खुद की आर्मी खड़ी करने के लिए एक नया तरकीब निकाला।
बिटोमिर ने उसे अपना सामान कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचाने के लिए 2000 सिक्के दिए थे, जिससे वो 2000 छाल खरीदा। इसे वो कॉन्स्टेंटिनोपल ले जाकर महंगे दामों में बेचेगा और वहां से मालधनी बनकर लौटेगा। तब उसके पास एक खुद की सेना होगी। लिफ उसकी बकैंती से परेशान होकर हुक्का चढ़ाने चला गया। नशा इतना तगड़ा हुआ कि उसे उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड नजर आने लगी। उसके पीछे पीछे वो एक छत पर जाकर बेहोश हो गया। वो ठंड के मारे मर ही जाता अगर एक मुस्लिम लड़की उसकी जान ना बचाई होती। बातों ही बातों में पता चला कि वो लड़की पढ़ी लिखी पंडित है जो कॉन्स्टेंटिनोपल जाकर और तालीम हासिल करना चाहती है। लिफ ने उसे अपनी जान बचाने के बदले कॉन्स्टेंटिनोपल ले जाने का वादा किया। कॉन्स्टेंटिनोपल का रास्ता बहुत खतरनाक था, इसलिए इन्हें किसी ऐसे की तलाश थी जो लड़ना जानते हो। ये उन्हीं योद्धाओं के पास पहुंचे जो रिंग में हारने के बाद हैरल्ड को पैसा दिए बगैर ही भाग गए थे। हैरल्ड ने उन्हें कॉन्स्टेंटिनोपल ले जाने के लिए अच्छे पैसे ऑफर किए, जिसे वो मना नहीं कर सके। अब इन्हें एक नाव की जरूरत थी। एक व्यापारी मिला जिसके पास नाव थी, मगर वो बेचना नहीं चाहता था। जब उसे पता चला कि ये कॉन्स्टेंटिनोपल जाने के लिए नाव ढूंढ रहे हैं, तो वो व्यापारी नाव देने के लिए मान गया, मगर एक शर्त पर कि वो भी अपना सामान लेकर उनके साथ जाएगा। उसके पास कुछ गुलाम लड़कियां थीं जिन्हें वो कॉन्स्टेंटिनोपल ले जाकर बेचना चाहता था। जहाज का तो जुगाड़ हो चुका, मगर अब उन्हें एक गाइड की तलाश थी जो पेसेनिक्स से बचाते हुए इन्हें कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचा सके। राजा यारोस्लाव के जेल में एक कुरिया नामक बंदा था जो कॉन्स्टेंटिनोपल का रास्ता और पेसेनिक्स को भली भांति जानता था। हालांकि उसके दोनों आंखें नहीं थे, फिर भी वो अपने काम में माहिर था। अगले दिन ये सभी धुरंधर नाव स्लेट पर चढ़ाकर जाने के लिए रेडी हो गए। बिटोमिर तो अपने साथ साथ अपने नौकरानी को भी साथ ले जा रहे थे। हैरल्ड ने लिफ और बिटोमिर दोनों को लड़की साथ ले जाने से मना किया, क्योंकि उन्हें इस सफर पर नाजुक लड़कियों के बजाय योद्धाओं की जरूरत थी, पर वो दोनों नहीं माने। अगले 5 दिन के अंदर ही नदी पिघलने की आवाज आने लगी। कुरिया का सुझाव था कि उन्हें नाव स्लेट से उतारकर बर्फ के पिघलने का इंतजार करना चाहिए, मगर बर्फ की लेयर अभी मोटी थी, इसीलिए हैरल्ड सफर जारी रखा, जिसका नतीजा वो आगे जाकर फंस गए। इससे पहले कि वो नाव को स्लेट से उतारते बर्फ टूटने लगी, जिसमें बिटोमिर फंस कर मारे गए। यहीं पर सबको पता चला कि बिटोमिर के साथ जो नौकरानी थी वो उनकी सगी बेटी थी, यानी वो छुड़ राज्य की राजकुमारी थी। उसका नाम एलिना था। हैरल्ड ने उसे भरोसा दिलाया कि उसका जो सामान, जो खजाना है जिसे हैरल्ड ने उसके पिता से कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचाने का वादा किया था, वो उसे हर हाल में पूरा करेगा, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। 3-4 दिन सफर करने के बाद ये फिर एक मुसीबत में फंस गए। इनके जहाज का हल टूट गया, जिसे बनाने के लिए भट्टी की जरूरत थी। कुरिया ने बताया कि यही पहाड़ी के उस पार एक गांव है, वहां के बाजार में लोहार मिल जाएंगे। लिफ और हैरल्ड हल ठीक करने के लिए उस ओर निकल पड़े। इन्हें बाजार मिल तो गया, मगर वेरांगियन लुटेरों ने इस पूरे बाजार को तबाह कर दिया था। ये किसी तरह जुगाड़ वगैरह करके भट्टी को चालू किए। बातों ही बातों में लिफ ने बताया कि फ्रेडिस के कोख में हैरल्ड का बच्चा पल रहा है। अब तक तो वो उसे जन्म भी दे चुकी होगी। ये सुन हैरल्ड चौंक गया। दरअसल फ्रेडिस ने उससे ये बात छिपाई थी, क्योंकि अगर ये बात उसे पता होती तो वो फ्रेडिस के साथ योम्सबर्ग चला जाता और अपने लक्ष्य से भटक जाता। दूसरी तरफ सब लोग हैरल्ड और लिफ के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर एक वरैनगियन आया। ये कुल्हाड़ी वगैरह लेकर सतर्क हो गए। वो वरैनगियन बातों से बहुत नेक दिल लग रहा था। बातों ही बातों में जेस्चर के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। तभी वरैनगियन की नजर कुरिया पर पड़ी। वो तुरंत उसे पहचान लिया। एक समय पर कुरिया पेसेनिक्स का सरदार हुआ करता था, मगर जब उसका भाई खान पेसेनिक्स का नया सरदार बना तो उसने सबसे पहले कुरिया के पत्नी को हड़पा। कुरिया के दोनों आंख फोड़ डाले और उसके सामने ही उसकी पत्नी का रेप किया। अगली सुबह जब खान सो रहा था तो कुरिया की पत्नी ने उसे आजाद करके भगा दिया, जिस वजह से कुरिया की पत्नी भी मारी गई। वही अब खान कुरिया के ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा है। ये वरैनगियन इनसे मेल मिलाप कर चुपके से वापस लौट तो गया, पर इनके मन में अभी भी डर सता रहा था कि वो वरैनगियन अपने साथियों के साथ इन्हें लूटने वापस लौटेगा। इसीलिए एलिना चाहती थी कि गुलामों के हाथ भी खोल दिए जाए, ताकि उनका ग्रुप और भी सशक्त हो सके। मगर गुलामों का मालिक जेस्चर इसके लिए मरने मारने पर उतर आया, तो ये मिलकर उसे कुट दिए और जाल बिछाकर वरैनगियन के लौटने का इंतजार करने लगे। कुछ वक्त बीतने के बाद वही हुआ जिसका इन्हें डर था। वो वरैनगियन अपनी टोली लेकर लौट आया। कुरिया को सिक्कड़ में देख वो हैरान था। अब इन्होंने पहले ही कहानी बना ली थी कि कुरिया ने जेस्चर को मार डाला, इसीलिए उसे कैद किया गया है और अब ये उसके सर पर रखा इनाम लेना चाहते हैं। अगले ही पल लड़कियां उनके खिदमत में शराब लेकर हाजिर हो गई, जिसमें बेहोशी की जड़ी मिला हुआ था। सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक चल रहा था। वरैनगियंस धीरे धीरे बेहोश होने लगे थे। तभी लॉकर के अंदर से कोई दरवाजा खटखटाने लगा। उसके अंदर जेस्चर को जिंदा देख वरैनगियंस का सरदार समझ गया कि ये एक जाल है। तब तक काफी सारे वरैनगियंस आपा खो चुके थे।
जिन्हें लड़कियों ने आसानी से मार डाला। मौका देख वैरांगियंस के सरदार ने मरियम के गर्दन पर चाकू भिड़ाकर सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया। वो कुरिया और गुलाम लड़कियों को लेकर निकलने ही वाले थे। इतने में हैरल्ड और लिफ भी वापस लौट आए, जो वैरांगियंस को हिलने तक का मौका नहीं दिए। देखते ही देखते एक पल में वैरांगियंस का सफाया हो गया। इसके बाद जेस्चर के गुलामों ने तुरंत उसको धर दबोचा और अपने ऊपर हुए सारे अत्याचारों का बदला ले लिए। अब लगा कि सब कुछ सोर्टेड है, पर कुछ घंटे सफर करने के बाद ही इनका सामना एक बहुत विशाल झरने से हुआ, जहां से गिरकर ये दह बह गए। नाव के पास सिर्फ हैरल्ड और मरियम ही नजर आ रहे थे। इतने में पेसेनिक्स आधम के। मरियम तुरंत छिप गई। हैरल्ड ने उन्हें बकायदा अपना परिचय दिया कि वो नार्वे का राजकुमार और नवगरोड के राजा यारोस्लाव का भतीजा है, जो गुलामों को लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल जा रहा था, मगर उसके सभी गुलाम डूबकर मर गए। नाव की तलाशी लेने पर जब कुछ नहीं मिला तो ये हैरल्ड को उठा ले गए। पिछले दिनों हैरल्ड ने पेसेनिक्स की क्रूरता की कहानियां सुनी थीं, पर अब ये सब उसके साथ हो रहा था। इधर लिफ और बाकी बचे लोग नदी से निकल नाव के पास पहुंचे, जहां पर उनको हैरल्ड के बारे में पता चला। लिफ 4 लोगों को साथ लेकर हैरल्ड को छुड़ाने निकल पड़ा। उधर पेसेनिक्स के सरदार को दिखाया जाता है, जो नार्वे के राजकुमार को बिना सेना के देख खिल्ली उड़ा रहा था और कह रहा था, वैरांगियंस की क्या हालत हो गई है। वो तो पेसेनिक्स के डर से इस रास्ते आना ही भूल गए हैं। पहले के वैरागियंस योद्धा हुआ करते थे, जिन्हें मारने का मजा ही कुछ और था। इतना सुनते ही हैरल्ड ने उसे लड़ने के लिए ललकारा और मुस्कुराते हुए बोला, वो कोई वैरागियन नहीं बल्कि वाइकिंग है, और मुझे पता है इन सारे खोपड़ियों में एक भी वाइकिंग की खोपड़ी नहीं है। अफसोस तुम्हारा पाला किसी वाइकिंग योद्धा से नहीं पड़ा, वरना वो तुम्हारी खोपड़ी से पी रहा होता। हैरल्ड उसके साथ 2-2 हाथ करने के लिए उकसा रहा था, ताकि उसे हराकर वो अपनी रिहाई सुनिश्चित कर सके, मगर उसका दाव उसके ऊपर ही भारी पड़ गया। ये पेसेनिक्स हैरल्ड के सीने में बड़ी बेरहमी से लोहे का हुक डालकर टांग दिए। भयानक दर्द के मारे वो कराह उठा। वही कुरिया लिफ को लेकर इनके शिविर के करीब आ चुका था। ये एक प्लान बनाए, जिसके तहत लिफ कुरिया के गर्दन पर छुरी रखकर पेसेनिक्स के सरदार के पास पहुंचा और कुरिया के बदले हैरल्ड के रिहाई की मांग की। कुरिया को देख यहाँ के सरदार ने तुरंत अपने आका खान को पैगाम भिजवाया। हैरल्ड को नीचे उतार लिया गया, मगर ये अपने चाल में कामयाब नहीं हो पाए। लिफ ने जाते वक्त एलिना को समझाया था कि अगर वो पकड़े गए तो इन्हें वापस लौट जाना होगा, मगर एलिना राजघराने से थी, वो पीछे नहीं हटने वाली थी। ये पेसेनिक्स लिफ का खाल उधेड़ना भी चालू कर चुके थे। तभी एलिना ने अचानक तीरों की बारिश कर दी, जिससे पेसेनिक्स को संभलने का मौका ही नहीं मिला और सबको निपटाकर ये नाव की तरफ चल पड़े। उधर पेसेनिक्स के सरदारों के सरदार खान को दिखाया जाता है, जो संदेश मिलते ही इनके शिविर तक आ पहुंचा था। अगले ही पल वो उनको भागते देख पीछा करने लगा। तब तक नाव भी सीधा हो चुका था, बस उसे पानी पर ले जाना था। वही कुरिया भागने के बजाय उल्टा खान की तरफ बढ़ चला। दरअसल वो यहाँ आया ही इसलिए था ताकि वो अपने भाई खान को मार सके। अगले पल खान के लोग उसे चारों तरफ से घेर लिए। खान समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर कुरिया वापस यहाँ मरने क्यों आया है। इतने में उसने जहर का पाउडर खान की आंखों में फूंक मारा। ये जहर इतना तगड़ा था कि किसी भी इंसान को एक पल में मौत की नींद सुला दे। खान तुरंत अंधा हो गया। अगले पल उसकी सांसें रुकने लगी और चंद सेकंड में ही वो मर गया, जिसके चलते उसके आदमी कुरिया को तड़पा तड़पा कर मारने लगे। लिफ से उसकी हालत देखी नहीं गई तो वो जाते जाते कुरिया के दिल में तीर दांग उसे उसके दर्द से छुटकारा दिला दिया। अब ये पेसेनिक्स के इलाके से बचकर बाहर निकल चुके थे। वही इस सफर पर काफी सारी कठिनाइयों को साथ झेलने के बाद एलिना को हैरल्ड से प्यार हो गया था। उधर कॉन्स्टेंटिनोपल में अफवाह फैल चुकी थी कि कुछ जांबाजों ने पेसेनिक्स के सरदार खान को मार डाला है और कुछ लड़कियों को लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल आ रहे हैं, तो कॉन्स्टेंटिनोपल के राजा खुद उनसे मिलने चले आए। दरअसल बिटोमीर हैरल्ड को जो सामान यहाँ लाने के लिए पैसे दिए थे वो राजा की अमानत थी, और वो कोई कीमती खजाने से भरा बक्सा या फिर कोई सोने का हार नहीं था। वो थी बिटोमीर की लड़की, जो अब कॉन्स्टेंटिनोपल की नई रानी है। ये जान हैरल्ड के पैरों तले जमीन खिसक गई। एलिना तो हैरल्ड के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन जब हैरल्ड ने उसे कॉन्स्टेंटिनोपल आने की असल वजह बताई तो एलिना ने मन ही मन अपना फैसला भी बदल लिया था, ताकि वो कॉन्स्टेंटिनोपल की रानी बने और हैरल्ड को वो चीज दिला पाए जिसके लिए वो यहाँ आया था, यानी कि एक विशाल सेना। दूसरी ओर जोरुंदर ओलाफ को लेकर अपने चाचा हैरिकर को मारने पहुंच चुका था, मगर जब पता चला कि हैरिकर को उसके लोगों ने ही मार डाला तो अपने लोगों की तरफ से लड़ने लगा और आखिर में मारा गया। उधर ओलाफ अपने बाकी सैनिकों के साथ योम्सबर्ग पहुंचा, जहां पर फ्रेडिस जाल बिछाकर उसके आने का ही इंतजार कर रही थी।
अगले ही पल ओलाफ के साथी उस जाल में फंसकर मारे गए, जिसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में फ्रेडिस ने ओलाफ को मार डाला। वो चाहती तो नार्वे के राजा को भी मार सकती थी, पर वो अमन का पैगाम लेकर कटिगट पहुंची। इस उपकार के लिए रानी एल्फगिफू ने भी आश्वासन दिया कि अब वो योम्सबर्ग पर हमला नहीं करेंगे। दूसरी तरफ लंदन में हम एग्नर को देखते हैं, जो रानी एमा के पास एक संदेश लेकर पहुंचा था। दरअसल उसने बैर के बारे में पता लगा लिया था। बैर और गॉडविन दोनों वेसेक्स राज्य के ही रहने वाले थे। रानी एग्नर के साथ एक टुकड़ी लेकर तुरंत वेसेक्स पहुंची। एक शराब खाने के मालकिन से पता चला कि गॉडविन के पिता वेसेक्स के जमींदार हुआ करते थे, मगर उनके विश्वासघात से सब कुछ बदल गया। गॉडविन के पिता को राजा एथलरेड के पिता यानी कि उस समय के इंग्लैंड के राजा ने मरवा दिया। तब गॉडविन बच्चा था। उसके पिता के विश्वासघात के चलते उसे समाज में जिल्लत झेलनी पड़ी। वो दाने दाने को मोहताज हो गया। तब बैर ने उसकी मदद की। गॉडविन बैर को जानता था। ये जान महारानी चौंक गई, क्योंकि गॉडविन ने साफ लहजे में कहा था कि वो किसी बैर वैर को नहीं जानता। अगले ही पल रानी बैर के घर पहुंची, जहां पर बैर की लाश पड़ी थी। उसके शरीर पर एक भी चोट के निशान नहीं थे, ना ही उसे जहर दिया गया था। एग्नर को ये नेचुरल डेथ लग रहा था। इतना सब कुछ करने के बाद भी रानी को गॉडविन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। जब रानी वेसेक्स से वापस लौटी, राजा कनूट जंग जीत कर आ चुके थे। उन्हें सब कुछ जानने के बाद गॉडविन के लिए अफसोस हुआ। अब रानी ने गॉडविन से उसकी कीमती चीज छीना है, इसलिए उसकी भरपाई तो करनी ही होगी, ताकि भविष्य में भी गॉडविन इनका वफादार बना रहे। इसीलिए कनूट ने अपनी बेटी गिथा की शादी गॉडविन से करवा दी। अभी ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। एक समय आएगा जब राजकुमार हैरल्ड अपनी सेना तैयार कर इन पर पूरी ताकत से हमला करेगा, और उस वक्त कौन किसकी तरफ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इस सीरीज को एक्सप्लेन करने में जितना समय लगा, उतने में 3 मूवी एक्सप्लेन कर चुका होता, इसलिए एक लाइक तो बनता है।